अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट हो गया है FAR का। कल हमने स्टार्ट किया था रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। असल में IS 16 सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए कोई मसला बेटा बता दो, नोट्स नहीं। अच्छा, IS 16 हमें वो अंग्रेजी से अंग्रेजियाँ पढ़ानी है ना अभी आपको। इनिशियल रिकग्निशन कब रिकॉर्ड करें, बचपन में जो पढ़ के आए हैं आप, जब रिकॉर्ड करते हैं जी जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो। फिर जो एक और बात आप बचपन में पढ़ के आए जो मैंने दोबारा पढ़ानी है, इनिशियल मेजरमेंट किस पे हो, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट हो, जिसके अंदर परचेज प्राइस होती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है, PV ऑफ डिसमेंटलिंग होती है। खैर चल छोड़ें। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे करें, यानी बैलेंस शीट डेट पर किस पर नजर आए। यहाँ IS 16 दो ऑप्शन देता है, कॉस्ट मॉडल जो आप पढ़ के आए थे और रीवैल्यूएशन मॉडल जो कल हमने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो उसी को अभी हमने चलाना है। अभी तो इब्तिदाई रीवैल्यूएशन है, रोता है क्या, लेकिन आगे आगे जो देखेंगे कुछ भी नहीं होना। जो आज हुआ है वही रिपीट टेलीकास्ट। बस 2 दिन के अंदर सारी रीवैल्यूएशन सीख लेंगे आप। कल रीवैल्यूएशन सारी सीख लेंगे आप। उसके बाद फिर क्या होना है, कभी रीवैल्यूएशन, अभी तो स्टार्ट ऑफ द ईयर है ना, आज भी स्टार्ट ऑफ द ईयर रहेगी, कल भी स्टार्ट ऑफ द ईयर रहेगी। एक ही जगह पे रख के रीवैल्यूएशन आपको सिखा दूंगा। अब रीवैल्यूएशन सीख लिया तो रीवैल्यूएशन स्टार्ट पे हो, एंड पे हो, मिड में हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने रूल्स याद करने हैं। जो मैं आपको रिवाइज कराऊं तो क्या था, वर्किंग के अंदर क्या करते हैं रीवैल्यूएशन के दिन। अभी आहिस्ता आवाज है, आज इंशाल्लाह ऊंची हो जाएगी। वर्किंग के अंदर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं और सरप्लस या लॉस बैलेंसिंग निकालते हैं। इस जुमले को हल्का नहीं लेना, ठीक है, बड़ा जुमला, ठीक है। आगे दूसरी बात, आगे आ जाए बेटा, आगे आ जाए, आपके लिए सीट, अच्छा आगे आ जाए, आ जाए आगे, ये बिठाएंगे इंशाल्लाह आपको, कहीं ना कहीं बिठा लें जी, ये 3rd रो में है। अच्छा जी, तो वर्किंग के लिए क्या रूल है, रीवैल्यूएशन के दिन क्या करना है, एक लाइन खाली छोड़नी है, रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, बैलेंसिंग फिगर विल बी सरप्लस और लॉस। स्टार्ट आज भी वहीं से करना है, टेंशन न लें। पहला दिन ऐसा ही होता है, हालांकि मैंने पहले दिन आपके ऊपर बहुत कुछ पढ़ा के आपको भेज दिया था, इतना भी नहीं पढ़ा रहा तो तब भी खैर था, दूसरे दिन में समझ आ जाती, लेकिन एक्सट्रैक्ट तक बना दिए थे ताकि चीज़ें पहले दिन से ही आपकी दिमाग के अंदर बैठती जाए कहाँ किस चीज़ ने जाना है। अच्छा, ये तो हो गया वर्किंग, एक लाइन छोड़ी, रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, सरप्लस लॉस रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ही बैठना है, कसम से ऐसे बैठो, यकीन करो मुझे चस आ जाती है मुझे पढ़ाने की। तो जब मुझे चस सारी होती है ना पढ़ाने की तो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप लोग बीच में डिस्टर्ब करते हो ना मुझे, जैसे अब हाइब्रिड वाले अब आ रहे हैं, अब ऐसे तंगी नहीं देनी, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए रूल क्या है, रीवैल्यूएशन के दिन क्या करना पड़ता है, 2 एंट्रीज। पहले एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्शन जरूरी है। वजह क्या है, वजह ये है कि हाँ, वजह ये है कि हमने बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना होता है। अब वर्किंग हमारी बन ही किस पे रही है, बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे, वर्किंग में तो है ही बुक वैल्यू, लेकिन एसेट अकाउंट किस पे पड़ा होता है, कॉस्ट। मैंने इसलिए इस दफा, पहले मैं करवा देता हूँ बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनवाना, इस दफा उसको डिले कर दिया कि एंड पे कर लेंगे, क्योंकि IS 16 जिस चीज को फॉलो करवाता है ना हमसे, वो यही है कि एसेट अकाउंट अलग रखा जाए और अक्यूमुलेटेड डेप्शन को अलग रखा जाए। और फिर वो जब डिस्क्लोजर्स मांगता है, जो हम नोट बनाते हैं, तो उसमें भी हम दोनों को अलग अलग ही लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो फिर एसेट अकाउंट तो कॉस्ट पे पड़ा है, तो उसको बुक वैल्यू पे लाने के लिए रीवैल्यूएशन के दिन तक जितनी डेप्शन अक्यूमुलेट हुई पड़ी होती है वो उठाकर फेंक देते हैं एसेट अकाउंट में, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उसका कला कमा कचू खुमा कर देते हैं, ठीक है। अब ये 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब मर्जी रीवैल्यूएशन हो रही है, असूल ये नहीं है कि 1 साल की डेप्शन, आप असूल बना लो 1 साल की डेप्शन निकाल देंगे, तो हमारे साल में 1 साल बाद डेप्शन रीवैल्यू हो जाना ना आज भी, ये रूल नहीं है। रूल ये है कि रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर देखो कितनी डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी है, साल की है, 2 की है, 10 की है, 20 की है, जितनी डेप्शन एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर पड़ी है सारी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। वो सारी एलिमिनेट होगी तो एसेट अकाउंट में जाएगी, तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे आएगा। तो इसके लिए फिर जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। तो वर्किंग में तो एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूएशन अमाउंट लिखकर सब लॉस निकाला, काम हो गया। लेकिन जर्नल एंट्रीज में आपको डायरेक्ट रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं करनी होती, बल्कि 2 एंट्रीज करके रीवैल्यूएशन करते हैं। पहली एंट्री एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बैलेंस, और उसको उठाकर कहां फेंकते हो, ताकि वो किस पे आ जाए, बुक वैल्यू पे। और फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। फिर नवा कट्टा खुल गया था कि सरप्लस यानी गेन है तो P&L में ले जाएं,
तो आपने कहा था नहीं 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 पीएनएल में आपने मुझे लेके नहीं जाने दिया था। क्यों नहीं लेके जाने दिया था आपने कहा था कि ये अभी अनरियलाइज्ड है, अगर इसको पीएनएल में डाला तो पीएनएल से प्रॉफिट में ऐड होकर कहां चला जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग में। वहां पे देखकर यूजर्स राल टपकाएंगे और कहेंगे, शेयर होल्डर्स कहेंगे हमें तो डिविडेंड दे दो, तो ये तो हमने कमाया ही नहीं है, तो कैसे देंगे, प्लांट बेच देंगे, फिर फैक्ट्री बंद कर देंगे, बेच के उनको गेन दे देंगे, फिर ऐसा तो नहीं ना होता। ठीक है, इसलिए इसको हम कहाँ रखते हैं, ओसीआई में प्रेजेंट करके रिटेन्ड अर्निंग से अलग चेन इक्विटी के अंदर इसका अपना कॉलम होता है। ठीक है, ये जबानी चल रहा है, ये सारा कुछ दोबारा भी आएगा। फिर ईयर एंड आता है तो डेप्रिसिएशन करते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए अब पुरानी कॉस्ट रेलेवेंट नहीं, पुरानी लाइफ रेलेवेंट नहीं, रीवैल्यूड अमाउंट रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, जब ये करते हैं तो फिर डेप्शन की एंट्री तो हो जाती है, लेकिन अपवर्ड रीवैल्यूएशन होने की वजह से आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाती है। तो जब डेप्शन ज्यादा होती है तो प्रॉफिट को हिट पड़ती है, तो प्रॉफिट रोते हुए जाता है रिटेन्ड अर्निंग के पास, और फिर वो असर निकाल लेते हैं हम चेंजेस इन इक्विटी। एक और लॉजिक भी है इसकी, ये तो समझाने के लिए ऐसे समझाया हुआ। ठीक है, अब यही काम जो हमने कल किया था 51 में, यही मैंने आपको होमवर्क में दिया था 52, 53, इसका सोल्यूशन आपके पास पहुंच ही गया होगा इंशाल्लाह, लेकिन देखने की जरूरत ही नहीं है अभी फिलहाल, क्लास के बाद एक नजर डाल लेना, आपने बिल्कुल सही किया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज मैं आपको सवाल करवाने लगा हूं, कौन सा करवाऊंगा आपके ख्याल में? 54 क्यों करवाऊंगा, 52 नहीं कराऊंगा, पागल हूं 52 कराऊं, 54 करवाऊंगा, क्योंकि उसमें 52, 53 जो उसमें किया वो तो है ही, एडिशनल चीज आ रही है, क्या, 2 रिवैल्यूएशन है। और इसके बाद फिर 2 सवाल आपके होमवर्क में चले जाएंगे, फिर देखूंगा मैं इस सवाल के ऊपर कब जाना है, आज ही जाना है, ज़ौक हुआ तो ठीक, वरना कल। बात तो सेम है, एक बार समझ आ जाए तो चलती जाती है बात, मसला नहीं है। ठीक है, तो आ जाएं जी, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। इसको मैं ओके कर रहा हूँ क्योंकि ये ओके ही है इंशाअल्लाह। तो आपको अगर कल कुछ समझ नहीं आया तो अपना इलाज कराएं। अच्छा नहीं, कल कुछ समझ नहीं आया तो टेंशन ना लें। ठीक है, वो कल वाला पहले समझाया जाएगा और आज वाला फिर उसके बाद आएगा। लेकिन मेरा दिल है कि हम जो है वो लेजर्स भी चलो आज देख लेते हैं, बना लूँ, एक्सट्रैक्ट्स भी आज इस सवाल में भी बनाऊं ताकि ये पक्का होता रहे काम। ठीक है, शुरू करें काम। लें जी, इस सारे काम की बुनियाद क्या होती है, वर्किंग, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, और उसमें 2 कॉलम्स ऐड किए थे, हालांकि कल अभी तक एक ही कॉलम आया है, रीवैल्यूएशन सरप्लस का यूज हुआ है, दूसरा भी यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो उमर ने खरीदा है एसेट, बिल्डिंग खरीदी है 500 मिलियन की 1 जनवरी 15 पे, इसकी लाइफ 10 साल है और रीवैल्यूएशन हो रही है सालाना और साल के पहले दिन, ये किसी भी दिन हो सकती हैं, देखेंगे वो सवाल भी आगे आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो यही सीखेंगे। अब शुरू करते हैं जी काम। 1 जनवरी 15 जनरल एंट्रीज करनी होगी हमने 15 वाले साल की, 16 वाले साल की और 17 वाले साल की, 2 साल की जनरल एंट्रीज, तो फिर 2 साल के ही मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो ना तो लेजर्स मैं 1 नोट पे बना लूंगा, लेजर्स भी बना दूंगा आपको, लेकिन वो 1 नोट पे बना लेंगे। ठीक है, शुरू करें काम। तो वर्किंग नंबर 1 जी बेटा, नहीं बेटा, जिसमें मांगेगा उसमें बनाने, किसने पूछा, सवाल में कहेगा तो बनाएंगे, नहीं तो अभी तो सिखा रहा हूं ना, तो आपको सिखाने के लिए बेटा देखो मैं सब कुछ सिखा रहा हूं, मतलब आप लोग ये बात ऐसे क्यों समझ रहे हैं कि हर सवाल में सब कुछ ही करना होता है। अभी तो पास पेपर हमने कौन सा किया है, एक ही किया मेरे ख्याल में, वो अकमल ब्रदर है ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, लेजर बनाओ, तो बस लेजर बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट्स नहीं बनाएंगे, बस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन सिखाते हुए मैं सारा कुछ सिखा रहा हूं, वो कहीं से मर्जी पूछता रहे, हमें उससे मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, बिल्डिंग, अच्छा वैसे अजीब ही अंग्रेजी जबान है, बन रही है तो बिल्डिंग, बन गई है तो भी बिल्डिंग, अच्छा चलो कोई नहीं, खैर हमें क्या जी, बिल्डिंग, ये एसेट का अकाउंट आ गया। फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस, और फिर एक और कॉलम आना है, देखते हैं उसका नाम क्या होगा, पीएनएल होगा। किसने बताया, मैंने तो नहीं बता दिया था कल। अच्छा, 1 जनवरी 2015 को एसिड खरीदा, कितनी कॉस्ट है
500, ये वाली एंट्रीज अगर इधर कर लेना, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ इधर क्योंकि इस पहले साल में रीवैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बैग ऐसे रखे हुए हैं कि ये जैसे मुझे गिराने के लिए जाल बिछाया गया होता है, थोड़ा सा पीछे कर लें, ये मैं ठुड्डा खा के डिगने में अच्छा लगेगा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उस्ताद गिरा पड़ा होगा, अच्छा लगेगा है। अच्छा जी, पहले साल में ना कॉस्ट मॉडल ही यूज हो रहा है, रीवैल्यूएशन अगले साल से शुरू हो रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि रीवैल्यूएशन 2 साल अगर हो तो वो दोनों साल आमने सामने हो, ठीक है। तो इस 1 साल को यहाँ कर देता हूँ, इजाजत है। यकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, अगर मैं जर्नल एंट्रीज करूं, एंड वालों जरा मैंने ईयर एंड छोटा लिखा है, यकम जनवरी 2015 एसेट खरीदा, एंट्री एसेट डेबिट, अच्छा बिल्डिंग ही कह देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा ऐसा है, लेजर्स अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, लेकिन एंड पे देख लेते हैं, बनाने हुए तो बना लेंगे, ठीक है। आप वैसे बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपने तो बनाए होंगे घर पे, दोनों सवालों के लेजर बनाए थे ना। बिल्डिंग डेबिट 500 से, फिर डेप्रिशिएट करना है ईयर एंड पे जाकर, तो डेप्रिसिएशन के लिए 500 डिवाइडेड बाय 10 यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दें। ये मार्कर मैंने अभी रखा है भाई, मार्कर कोई नहीं, मजा आ रहा अभी तक भाई, अस्कर भाई को बोलने जरा जी। 500 डिवाइडेड बाय 10, 50 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई, और वर्किंग हमारी बुक वैल्यू शो कर रही है 450, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री 31 दिसंबर 15 पर क्या बनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit। लेजर्स एंड पे ना बना लें, चलने दें इसको। अब अगला साल आया है जी, और अब ये देखो ना, ये 31 दिसंबर 15 का मतलब क्या होता है, यकम जनवरी 16 भी होता है ना इसका मतलब। तो यही वो दिन है जब रीवैल्यूएशन हो रही है हमारे इस सवाल के अंदर। ये जरूरी नहीं है कि साल के शुरू में ही हो, बस पहले 1-2 दिन यहीं पे रखेंगे ताकि रूल सीख ले, फिर जहां मर्जी हो, हमें तो रूल्स चलाने होते हैं, ठीक है। तो यकम जनवरी 16 पर एसेट रीवैल्यू होकर चला गया 900 पे, गेन नजर आ रहा है। क्या ये भी जरूरी है कि हर दफा पहली रीवैल्यूएशन पे गेन आएगा, लॉस भी आ सकता है, जब रूल्स पढ़ लेंगे तो जो मर्जी होता रहे। क्या ये भी जरूरी है कि पहले गेन आज जैसे फिर लॉस फिर गेन आएगा, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तरतीब से बस चलते जाना, रूल्स के ऊपर रहना है। तो वर्किंग के लिए क्या रूल सिखाया था, एक लाइन खाली छोड़ दें और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें। तो रीवैल्यूड अमाउंट सवाल से देखकर आपने मुझे बताई कितनी, 900, माशाल्लाह, खुशियां जी, डबल ही हो गया। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया जी, बैलेंसिंग हमारी इस वर्किंग, ठीक है जी। अब ये रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में लिख लिया आपने, ठीक है। अब यहां पे मैं जनरल एंट्रीज करूंगा 16, 17, बस 2 साल की, फिलहाल 2 साल ही है ना, जनरल एंट्रीज करता जाऊंगा और कोशिश करूंगा एक्सट्रैक्ट्स भी साथ साथ ही बनते जाएं। वैसे अगर चलो देखते हैं, हाँ जी, फॉर द ईयर एंडेड 31, बस लालच एक ही होती है मेरी, सारा कुछ आपके सामने बोर्ड पे हो ताकि वो सारी पिक्चर आपके सामने ना नजर आती रहा। 31 दिसंबर 2016 वाला साल है जी। तो यकम जनवरी 16 पर क्या किया है, नहीं रीवैल्यू किया एसेट, यूं बोलो, एसेट क्या किया है, रीवैल्यू।
अब रीवैल्यूएशन के दिन जनरल एंट्रीज में क्या करना पड़ता है? अब बोलें एक्यूमुलेशन को एलिमिनेट करना पड़ता है, सारे बैलेंस को एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उस ट्रांसफर की एंट्री कल क्या सिखाई थी? एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट। अब ये वाली एंट्री समझाने की जरूरत है कोई? आप कह रहे थे समझ नहीं आई, हाथ धो गई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग लिखा था ना, बिल्डिंग हो जाएगी क्रेडिट। कितने से जी? ये कहां से मिला? हम आए जनरल एंट्रीज में, हमने देखा ये क्रेडिट हुआ था लेकिन इसके बाद डेबिट ना हुआ। अच्छा, ये जनरल एंट्रीज से देखने की बजाय ज्यादा बेहतर क्या है, हम वर्किंग से देखा करें। लेजर कहां से? लेजर तो बनाने कहेगा तो बनाएंगे, ठीक है, इसलिए वर्किंग से देखने की आदत डालें। वर्किंग से कैसे देखा करेंगे? ये वो दिन है जिस दिन हम एसेट को क्या करने लगे? रीवैल्यू। अब बड़े ध्यान से सुनना, इस दिन खड़े होकर हम पूछेंगे एसेट ओ एसेट। क्या पूछोगे? कैसे पूछोगे? एसेट ओ एसेट। क्या तुम अपनी जिंदगी में 1 जनवरी 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुए हो? वो कहेगा नहीं जी, इससे पहले तो कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, इसी दिन ही हो रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ ना। तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी, वो कितनी है? 50। ये मैंने क्यों ऐसे बोला? क्योंकि अगर कभी ये एसेट पहले जिंदगी में रीवैल्यू हुआ होता तो उस दिन तक की डेप्शन एलिमिनेट होकर नील हो गई होती, ठीक है। तो कल तो जाते जाते समझाया, आराम सुकून से समझे चीजों को, ठीक है, तसल्ली से, ओके, सही है। तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन यहाँ से भी मिल सकती है, एंट्री से भी देख सकते हैं। बहरहाल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट कर दिया आपने। अब एसेट रेडी हो गया है रीवैल्यू होने के लिए, एसेट अकाउंट में भी हमारी बुक वैल्यू अब आ गई। एसेट अकाउंट अब क्या शो कर रहा है? एसेट की बुक वैल्यू, ठीक है। तो फिर अब रीवैल्यू कर लिया हमने 1 जनवरी 16 पर। अब इसी वर्किंग से ही आपको एंट्रीज होती नजर आ रही हैं। तो बिल्डिंग बढ़ गई, तो बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग हो गई डेबिट, और रीवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन ये रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां पे क्रेडिट करोगे? ये ओसीआई में। जिस दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस आए या खत्म हो, आज खत्म भी होगा इंशाल्लाह, उस दिन इसकी मूवमेंट जो होती है, इसका चेंज जो होता है, वो कहां पर हम दिखाया करते हैं? ओसीआई। ओसीआई से होता हुआ ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद पहले डेप्रिसिएशन तो कर लो, पहले इंक्रीमेंटल, मतलब पहले डेप्शन होगी तो वो मसला आएगा ना जो आपने पहले ही बोल दिया। समझ आई बात की मेरी? अच्छा, ले जी, अब जी एसेट को करना है हमने डेप्रिशिएट। नहीं लिखा मैंने, डेट को देखा आपने, कहीं गड़बड़ ना कर दें, याद करा रहा हूं। अब डेप्रिसिएशन करनी है रीवैल्यूएशन के बाद, तो रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है और रिमेनिंग लाइफ पे करना है। तो जिस दिन ये रीवैल्यूएशन हुई है उसी दिन की रिमेनिंग लाइफ भी हमें चाहिए। जैसे जिस दिन खरीदा था उस दिन की लाइफ 10 साल थी, तो डेप्रिसिएशन के लिए वो यूज हुई, सही है ना। तो फिर ये है रीवैल्यूएशन का दिन 1 जनवरी 16। तो 1 जनवरी 15 से 1 जनवरी 16 तक कितने साल गुजर गए? एक ही साल गुजरा है। टोटल लाइफ कितनी थी? 10। एक गया तो कितनी रह गई? क्या है रिमेनिंग लाइफ? 900 डिवाइडेड बाय 9, आंसर इज 100। नशर भी करना है ना जी, 100। नाउ 100 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, एंट्री क्या बनेगी? 31 दिसंबर 16 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? 100 से। अब मुझे बताओ, आम हालात में डेप्रिसिएशन जब एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ था तो डेप्रिसिएशन कितनी हुआ करती थी? डेप्रिसिएशन बढ़ गई या कम हो गई? रीवैल्यूएशन असल में हुई है अपवर्ड, एसेट की वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो इसके बढ़ने की वजह से डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई। आइए, डेप्रिसिएशन का बढ़ना प्रॉफिट को कर देता है हिट। हिट भी कैसे करता है? कम करता है। ये बात पक्की नहीं हुई तो एक बार फिर एक्सट्रैक्ट्स ना बना ले।
चलो यहां से शुरू कर। इस साल के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए। ये देखो SOCI में क्या होता है जी, PNL और OCI। PNL में क्या निकलता है जी, पैट। अच्छा, अब पैट तक आते आते डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नामी चीज जो है वो हमारी माइनस होती है। तो पहले साल के अंदर डेप्रिसिएशन कितनी माइनस हुई, 50। जो भी प्रॉफिट आया होगा, ठीक है, वो प्रॉफिट आपका चला जाएगा। OCI में कोई आइटम था नहीं, वो प्रॉफिट चला जाएगा रिटेन अर्निंग्स में, और यहाँ पर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आ गई। तो इस साल में तो कोई ऐसा मसला था ही नहीं, ठीक है जी। तो इसके बाद हम बनाया करते थे जी स्टेटमेंट ऑफ, बिल्कुल ये रिक्वायर्ड नहीं है। आप देखो सवाल के अंदर रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड ही नहीं है। मैं आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये शेयर कैपिटल है ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। तो ये नहीं मुमकिन कि बिजनेस चल रहा हो तो शेयर कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग नहीं होगा, वो तो होता ही है, बस मुझे सवाल में पता नहीं है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। बहुत दूर है, माजरत, मेन काम इधर आ जाएगा। उसके बाद ये तो रीवैल्यूएशन हुई नहीं थी अभी हमारे एसेट की, तो फिर जीरो ज्यूम कर रहा हूं इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर इस साल के अंदर प्रॉफिट और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम दोनों निकलेंगे और अपने अपने घरों को जाएंगे। ये पैट निकलेगा, रिटेन्ड अर्निंग, लाल गाड़ी में बैठता था, ऐसे ही है। और ये OCI का आइटम निकलेगा और है ही नहीं। तो जब ये नहीं है तो ट्रांसफर का भी सवाल नहीं पैदा होता। तो बस फिर यही क्या बन गया हमारा क्लोजिंग। इतनी बार इस काम को करेंगे कि ये खुद ब खुद ही इंशाल्लाह रासिख हो जाएगा दिमागों में। ऐसे ही पता नहीं क्या बोला है ना, तो गूगल करके आना, आज होम असाइनमेंट है, क्योंकि रीवैल्यूएशन में तो आपको कोई मसला होता नहीं अब। ठीक है, अच्छा जी। अब लो मेरे बच्चों, आम हालात की निस्बत डेप्रीसिएशन 50 रुपए से बढ़ गई, ठीक है। इसका बढ़ना, ऐसे में अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, खाम खा बनाने, खाम खा काम करेंगे, खाम खा टाइम वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों। PNL और OCI, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या आया करता है जी, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट्स है ना, मैं सिर्फ डेप्शन लिखी, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 100। इसकी वजह से अब ये डेप्शन बढ़ गई ना आम हालात की निस्बत। क्यों बढ़ी है जी, क्यों बढ़ी है, क्योंकि रीवैल्यू हुआ है एसेट। एसेट के रीवैल्यू होने की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। इसका बढ़ना जो है वो प्रॉफिट को हिट लगा गया, प्रॉफिट हो गया, और वहां से कम प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स में गया। और इस साल माशाल्लाह से रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज ये आया है। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का क्या लेना होता है, हमने यहां पर चेंज लेना होता है। कितना आया है, देखो 450 से ये क्रेडिट हुआ है। अब ये देखो PNL या OCI, SOCI के अंदर जो भी चीजें क्रेडिट नेचर की होती हैं वो पॉजिटिव नजर आती हैं। सेल्स की नेचर क्या है, क्रेडिट इनकम, तो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नजर आती है। ऐसी अदर इनकम होगी तो ऐसे ही ये देखो सरप्लस क्या हो रहा है, क्रेडिट। OCI में क्या हो रहा है, क्रेडिट, गेन था ना, गेन, तो यहाँ पे किस तरह नजर आना चाहिए, पॉजिटिव। और सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस माइनस होते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, डेबिट। एक्सपेंसेस माइनस नजर आते हैं ना, तो वो डेबिट नेचर के होते हैं। तो ये क्रेडिट हुआ है, गेन आया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नजर आया, ठीक है। खैर उसके बाद ये देखना जरा, स्टार प्लस 450 इज इक्वल टू स्टार। मुझे नहीं ना पता प्रॉफिट कितना है, ओके। लो अब इसके बाद हम क्या किया करते हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसके बाद बैलेंस शीट भी बनती है, पर वो बस ठीक है, वहीं पर ये क्लोजिंग ही जाते होते हैं, इसलिए अगर ये समझ में आ गया तो फिर क्या मसला रह जाना, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, SOCIE। खैर तो समझ नहीं आया, कैसे नहीं समझ आएगा, ये समझ नहीं आएगा, घर चले जाएंगे इसके बात करने इसके साथ रिवैल्यूएशन के, हैं। अच्छा, समझा के आएंगे इसको कि यार तुम समझ आ जाओ, ऐसे ना करो बच्चों को, पक्का तुम्हारा पर्चे के अंदर मौजूद होना लाजमी है। तुम क्यों नहीं समझ आ रहे बच्चों को। शेयर कैपिटल,
रिटेन्ड अर्निंग और रेवोल्यूशनरी रिवैल्यूएशन सरप्लस। बातें मत करो आपस में जी भाई। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में पहले से प्रॉफिट्स पड़े होते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स में, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब ही क्या है, बिजनेस चला आ रहा है, प्रॉफिट्स पड़े होते हैं। अगर रिटेन्ड लॉसेस ही पड़े हुए हैं तो बेटा बिजनेस बंद करने की तरफ हम जा रहे होते हैं। फिर भी एडजस्ट हो जाएगा, तो आप डेबिट क्रेडिट ही करना है। आप देखो अगर लॉस आता है ना किसी साल में, तो वो रिटेन्ड अर्निंग में माइनस हो जाएगा। आपको इंट्रो के अंदर कभी लॉस नहीं आया था बिजनेस में? नहीं छोड़ो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, लॉस कभी नहीं आया था? अच्छा अगर आता था तो उसका क्या असर होता था? वो कैपिटल के अकाउंट में प्लस होने की बजाय, वो स्टेटमेंट में प्लस होने की बजाय नेगेटिव आ जाता था। अगर लेजर बना रहा है कोई बच्चा तो वो क्रेडिट की बजाय डेबिट आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी लॉस आ सकता है। भी बिजनेस है तो लॉस आएगा तो रिटेन्ड अर्निंग में प्लस होने की बजाय माइनस हो जाएगा। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब ही क्या होता है, जो अर्निंग्स कमाई है बिजनेस से और पड़ी हुई हैं रिटेन्ड है, तो लॉसेज अगर आ जाए आर्जी तौर पे तो वो सपोर्ट कर देती हैं अर्निंग्स। आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। फिलहाल तो चलने दो, फिलहाल प्रॉफिट्स है। ओके, ये सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल मैं नहीं कह रहा कि लॉसेज आते भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ प्रॉफिट्स ही हैं भाई, माशाल्लाह प्रॉफिट्स हैं, बिजनेस प्रॉफिट। ओके जी, ओपनिंग। अच्छा ओपनिंग जरा देखो ये किस दिन का ओपनिंग होगा, मैं जरा ओपी लिख देता हूँ जी। 1 जनवरी 16। कितना है जी शेयर कैपिटल? हाँ ये इतना, रिटेन्ड अर्निंग्स इतना और सरप्लस 0। ठीक है, अब एम्बुलेंस आ गई, किसको लेके जाएगी? एम्बुलेंस आ गई, किसको लेके जाएगी? पैड को लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी? ये चला गया जनाब रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी, जरा आज थोड़ा सा चलो खैर गुजारा करें। अब ये देखिए जी, ये स्टार पहुंचा है यहाँ पे, ये हमारा स्टार है, एडा स्टार। ये क्या है? पैट। उसके बाद साहब निकलेंगे, साहब स्लो स्लो जा रहे हैं। ठीक है, एम्बुलेंस को इन्होंने रास्ता दिया ऐसे और अपने दफ्तर पहुंच गए। कितने? अच्छा बेसिकली ना बेटा, ये बचपन में एंट्रीज थी जो सिखाई जाती हैं, या नहीं भी सीखो तो अब बता रहा हूं, इनको कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। देखो P&L फॉर द ईयर बनता है, तो सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस P&L में क्लोज होते हैं। कैसे क्लोज होते हैं? सेल का लेजर बनना, नेचर क्रेडिट, उसको खाली करना है तो डेबिट करके P&L में क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट नेचर के क्लोज करने हैं तो क्रेडिट करके P&L में डेबिट। ये क्रेडिट और डेबिट नेट करके निकल आया प्रॉफिट, उसको भी नहीं छोड़ते थे अगले साल ओपनिंग प्रॉफिट। कभी देखा P&L में? नहीं देखा? अगले साल कभी आपने ऐसा देखा हो P&L के अंदर स्टार्ट में ऊपर लिखा ओपनिंग प्रॉफिट, फिर उस साल की सेल? ऐसा नहीं ना होता। तो वो प्रॉफिट कहां चला जाता था? कैपिटल में ऐड होता था ना, या आप यूं कह, रिटेन्ड अर्निंग में ऐड। ये भी क्लोजिंग एंट्री होती है कि प्रॉफिट या लॉस को क्लोज कर देते हैं हम बैलेंस शीट में जाकर, कैपिटल में या रिटेन्ड अर्निंग में। अगर बचपन था तो कैपिटल बड़े हो गए तो रिटेन्ड अर्निंग, तो उसकी नेचर, अगर प्रॉफिट है तो नेचर क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट्स बढ़ गए होते हैं ना, तो उसको खाली करने के लिए क्या करते हैं? यहां से डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग में क्रेडिट। बिल्कुल ऐसे ही ये OCI क्रेडिट पड़ा है, यहां पे नजर आ रहा है। यहां पे नहीं छोड़ना कि अगले साल ओपनिंग पढ़ाओ, नहीं, इसको यहां से निकाल के बैलेंस शीट में ले जाओ, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग में नहीं लेके जा सकते, इसका अलग कॉलम है। तो यहां से इस क्रेडिट को डेबिट किया, ये क्रेडिट। पैट प्रॉफिट है, यहां पे क्रेडिट पड़ा है, डेबिट किया, ये क्रेडिट। अगले साल यहां कुछ नहीं होता, फॉर द ईयर। अगले साल नई इनकम, नए एक्सपेंसेस, नए प्रॉफिट्स, सही है, फॉर द ईयर बनता है ना P&L। तो ये यहां से डेबिट, ये क्रेडिट, यहां से क्रेडिट, डेबिट, ये क्रेडिट। समझ आ रहा है? कुछ कुछ अभी कुछ कुछ समझ आ रहा है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अच्छा जी, अगली बात, ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम में लिख देता हूं। अगर कोई चाहे तो यहां पर पैट 2016 का लिखे और सिर्फ स्टार लिखे, अगली लाइन में OCI लिखे 2016 और 450 लिख दे तो भी ठीक है। ओके, लेकिन वक्त बचाएं अपने लिए, काम के लिए। सही है, चलें आगे। लो जी, आम हालात की निस्बत, भाई जरा यहां से लगा के रखो आमिर भाई, यहां से लगा के, मतलब यहां तक। ठीक है, आज जरा देखें जी उधर, अगर एसेट रीवैल्यू ना होता आम हालात में डेप्शन कितनी आया करती थी? 50। हमने रीवैल्यूएशन की और रीवैल्यूएशन हुई है अपवर्ड,
अभी इसी सवाल के अंदर अगले साल डाउनवर्ड ही हो जाएगी, टेंशन ले। फिलहाल जो सामने है बस उसको सोचें, ठीक है। कोई ऐसे सजे खपे तुसी नहीं सोचना, ये सब पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएंगी, पर एक एक करके, ठीक है ना। अभी फिलहाल सामने क्या है, आम हालात में डेप्शन कितनी होनी थी 50, रीवैल्यूएशन हुई अपवर्ड तो डेप्शन 100 हो गई, तो डेप्शन के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट, ओके ठीक है। तो एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट हो गया कम। अब ये कम प्रॉफिट रोता 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 आया, रिटर्निंग को बताया, अबू इसकी वजह से हमें 50 रुपए का नुकसान हुआ। आप उनसे बात करें। तो उन्होंने कहा भाईजान ये बच्चा बता रहा है इस तरह से। उन्होंने कहा हाँ सॉरी कोई बात नहीं, आप ये 50 रुपया ले ले हमसे, यहां से क्रेडिट इधर डेबिट। क्रेडिट नेचर है इस सारी चेंज इन इक्विटी की, ये चेंजेस इन इक्विटी है, इक्विटी का पोर्शन और फिर उसकी लायबिलिटीज, एसेट साइड डेबिट नेचर, इधर सब चीजें क्रेडिट नेचर की हैं। तो क्रेडिट नेचर की चीज से कुछ लेना पड़े तो डेबिट, और किसी को वो चीज देनी पड़े तो यहाँ ये एंट्री हमने कल बनाई थी, ठीक है। लेकिन ये वाला 50 ऐसे नहीं निकालते हम, इसमें फिर वो कभी कौन से साल से कौन से साल पहुंच जाए, पहले साल की डेप्शन हो ना हो, कोई सामने चीज हो ना हो। इसलिए एक तरीका है वारदात का, जो क्या है, जैसे एसिड के साथ हशर किया है, सरप्लस को पकड़ो और वैसा ही नशर उसके साथ भी कर दो, ठीक है। बस फर्क ये हो सकता है सवाल में कि एसिड का रेजिडुअल वैल्यू हो तो उसको माइनस कर देना डेप्शन निकालते हुए, सरप्लस की तो कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी, एंड में सरप्लस बिक जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए ये फर्क आ सकता है। बाकी सीधा सीधा हशर सोच कर किया 9, जब एक बार निकल आया तो यहां फ्रैक्शन लगा होता, यहां भी फ्रैक्शन लग जाता, जो हशर करोगे वही नशर। कितना आता है जी 50। तो ये 50 की हमने जर्नल एंट्री क्या सीखी, ये मैंने यहां से सिखाई। इधर देखो 50 रुपए डेप्शन बढ़ गई तो प्रॉफिट 50 से कम हुआ, ये कम होकर इधर पहुंचा, इसने शिकायत लगाई, इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ले लो 50, ये लो। अब ये इक्विटी है, चेंजेस इन इक्विटी है, इसमें हर कोई क्रेडिट नेचर रखता है। यहां पे हर किसी की जात क्या है, क्रेडिट, ठीक है ना। चौधरी जैसे होता है ना, चौधरी हो गया, मलक हो गया, ये क्या है, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर कैपिटल, चौधरी शेयर कैपिटल नहीं होता, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट रिटर्न अर्निंग, क्रेडिट रीवैल्यू सरप्लस। तो क्रेडिट में से कुछ निकले तो डेबिट, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, और ये बढ़ गया क्रेडिट, सॉरी मतलब डेबिट रिवेन सरप्लस और क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग। तो ये एंट्री आप कल बनाई थी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब लेकिन इसके साथ ओसीआई लिखने, क्या ये ओसीआई में मूवमेंट हुई है, ये विद इन इक्विटी मूवमेंट हुई है, चेंज इन इक्विटी के अंदर मूवमेंट हुई, इसलिए इसके साथ ओसीआई एंट्री में नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। और इसके साथ ना लिखना गलत हो जाएगा, इधर लिखना जरूरी, इधर ना लिखना जरूरी। रिवेन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 50। इसके साथ हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफर। पूरी गल मैं नहीं लिख सकता, जगह काटे, पूरी गल जबानी सुन लो। ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे ना एक और भी लॉजिक है, अगर कहो तो दे दूं। एंट्री याद हो गई, अब एंट्री याद होगी तो एक लॉजिक और दे सकता हूं ना, ठीक है। ये तो मैंने जरा आपको याद कराने के लिए जुगाड़ लगाया ना, अबू अबू नुकसान हो गया है। इसके पीछे एक और लॉजिकल रीजन भी है, वो क्या है, हमने 1 जनवरी 16 पे जब रीवैल्यू किया एसेट को, तो अच्छा अगर समझ ना आए तो फिर इसको साइड पे कर देना, जो समझ आया वो चलने दो, फिर एक आध दिन तक फिर आ जाएगा, मैं फिर ट्राई कर लूंगा, ठीक है। हमने 1 जनवरी 16 पे एसेट को रीवैल्यू किया, तो हमने कहा 450 रुपए का गेन है, जो क्या है, अनरियलाइज, जो क्या है, अनरियलाइज। इसलिए हमने उसको पीएनएल में नहीं डाला ताकि रिटेन्ड अर्निंग्स में ना जाए। 1 साल गुजरा तो हमने वो एसेट इस्तेमाल किया। अच्छा, वो एसेट बेचते तो 450 का गेन आता, लेकिन इस्तेमाल करके भी तो उससे कुछ ना कुछ फायदा ही उठाया ना। तो 1 साल जब हमने उस एसेट को इस्तेमाल किया, उससे चीजें बनाकर बेची या इस बिल्डिंग में चीजें रखकर बेची, तो इससे हमें क्या मिला, फायदा। तो फिर अकाउंटेंट्स ने कहा यूं समझो कि 1 साल की डेप्रीसिएशन जो इस पर 450 पर ज्यादा पड़ी है, इस हद तक समझा जाए तो हमने जो प्रॉफिट है वो रियलाइज कर लिया है। तो इसलिए इसको अनरियलाइज से निकाल कर रियलाइज में डाल दो। ये भी एक रीजन है। नहीं समझ आई थे मिट्टी पाओ, ना उसकी जरूरत थी
ना इसकी जरूरत थी। अगर सिर्फ ये एंट्री भी याद कर लो तो पर्चा तो फिर भी पास हो जाना है, कोई फेल नहीं कर सकता आपको। लेकिन मेरा काम है समझा भी देना, ठीक है ना, और सही है। तो फिलहाल वही ठीक है अबू अबू, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात क्या है कि एक साल गुजरने पर हम ये कहते हैं कि चलो यार कुछ बेच कर ना सही, यूज करके कुछ फायदा लिया, तो सारा तो नहीं ले लिया ना, बेचते तो सारा 450 का फायदा आ जाता, यूज किया तो कुछ फायदा आ गया। क्योंकि आप अगर एक साल बाद अगर आप बेचें तो वो 450 का गेन अब नहीं देगा, थोड़ा पुराना हो गया, तो कुछ गेन क्या हो गया, रियलाइज। ये कहते हुए हम ये ट्रांसफर की एंट्री करते हैं। तो ये भी एक असली रीजन है, लेकिन नकली से काम चल रहा है, चलने दो, ठीक है। चले आगे, आगे कहां चले, सवाल तो खत्म हो गया। अच्छा पता है मुझे एक और है, 31 दिसंबर 2016 पर अब बुक वैल्यू कितनी आ गई, 800 और 400, ठीक है। कल सवाल यहां पे खत्म हो गया था। अब खुद सोचो, कल वाला सवाल ही चल रहा था, अभी नया काम तो अब शुरू होना है। अच्छा लेकिन मैं ना कुछ बातें करना चाह रहा हूं, किसी को बतानी नहीं लेकिन, ठीक है। हाँ, घर की बात घर में रहनी चाहिए। ये 300 बच्चे जो बैठे हैं इधर, हाइब्रिड वाले और ऑनलाइन वाले जो भी हैं, ये बस घर की बात घर में रहनी चाहिए, ठीक है। 31 दिसंबर 16। अच्छा मैं ये कहने लगा था, 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि ये सवाल के अगले साल के पहले दिन एसिड क्या हो रहा है, रीवैल्यू। मेरा दिल कर रहा है जरा छेड़ लूं, थोड़ा सा छेड़ लूं सवाल को। सवाल वही करेंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए, जरा अज्यूम करें एसिड दोबारा रीवैल्यू नहीं हुआ, तो अगले साल में क्या होगा। अच्छा ये नोट ना कर लेना प्लीज। अच्छा सवाल और है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पेन साइड पे रख दें, रख दें रख दें रख दें, कोई नोट नहीं करेगा, सिर्फ एक चीज समझानी है, ओके। अगर दोबारा एसिड 17 में रीवैल्यू ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, डेप्रिशिएट तो होगा। अब मेथड केड़ा हैगा, स्ट्रेट लाइन की खूबसूरती क्या है, नहीं खूबसूरती, हर साल डेप्रिसिएशन, तो फिर यही 100 यही 50। अब ठीक है, अब अगर ऐसा हो तो इधर देखो जरा, अगले साल में पहली दोनों एंट्रीज होंगी। पहली दोनों एंट्रीज का ताल्लुक किससे है, रीवैल्यूएशन के साथ। अगर रीवैल्यू हुआ है एसेट तो पहली दो एंट्रीज होंगी, जिस साल में रीवैल्यू नहीं होगा एसेट तो पहली दोनों एंट्रीज। अच्छा अब मेरे सवाल में तो हो रहा था, लेकिन मैं जरा ये बात पक्की करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये छेड़खानी की है, ठीक है। तो लेट मी डू इट, डू नॉट ट्राई इट एट होम, ओ सॉरी। अच्छा जी अब सुने, पहली एंट्री होगी, अगर मैं यहां पे एंट्रीज करूं अपने इस फर्जी सवाल की, 31 दिसंबर 17 मार्कर रिटायर हो गया, अभी कैच फटा ही नहीं यार। अच्छा जी इधर पहली एंट्री होगी, ये किसकी एंट्री है, ऐसी एंट्री इधर करूं, ये एंट्री होगी। भाई मार्कर मंगवा लें प्लीज, मंगवा लें यार प्लीज, मंगवा लें, आए पड़े तो दे दें भाईजान, नहीं तो मंगवा लें जी। दूसरी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज, लेकिन अगला काम तो जारी और सारी है, ठीक है। तो क्या होगा, अगले साल में ये दोनों एंट्रीज फिर भी होंगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और फिर चूंकि इस साल भी वो मामला चल रहा है कि एसेट बढ़ा हुआ एसेट हम डेप्रिशिएट करी जा रहे हैं, तो हर साल ही ये चोट आपको पहुंच रही है, तो 31 दिसंबर 17 पे भी ऐसा ही होना, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये नोट ना कर लेना, ये हमारा सवाल नहीं है, हमारा सवाल अभी आएगा, ओके। ले जी वही 100, ये मैंने अभी रखे हैं, फिर ट्राई करते हैं। आमिर आप इधर छोड़ के एक बार दरवाजा खोल के उन्हें कहें कि मार्कर ला दें। अच्छा जी, और फिर इधर देखें जी, 31 दिसंबर 2017 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये एंड वालों को मुझे लगता है नजर नहीं आ रहा होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है जी। ये भी जरा मैं, अच्छा जी अब ये मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर अगले 9 साल तक दोबारा एसेट रीवैल्यू ना हो तो ना हो,
कुछ जरूरी तो नहीं कि हर साल रीवैल्यू करना है, मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह जब रीवैल्यूशन सिखा लूंगा। स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि रीवैल्यूशन मॉडल है तो हर साल ही रीवैल्यूशन करनी है, बल्कि उसने कोई एक शर्त लगाई हुई है कि इसको इंश्योर करना है, वो चीज़ बता दूंगा, ठीक है। अच्छा कितना जी? 50। अच्छा, और एक्सट्रैक्ट्स भी अगर मैं बना लूँ तो? सवाल है नहीं, कराई जा रहे हैं, फिर बाद कहेगा चलो जी हूँ सवाल करिए, टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा, पता नहीं। अच्छा है ना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और OCI और फिर टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, सितारा और चांद। दोबारा फॉर्मेट तो ना बनाना पड़े, ये तैयारी तो कर लेना, मिटा दूंगा बस अपने इस डेटा को। ले जी, अब मेरी अजम्पशन के मुताबिक एसेट दोबारा रीवैल्यू नहीं हुआ, कोई सरप्लस लॉस नहीं आया, तो जब कोई सरप्लस लॉस नहीं आया पहली दोनों एंट्रीज भी नहीं होंगी और OCI में भी कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी हमें, ठीक है। लेकिन वो चोट जो प्रॉफिट को आपने पहुंचाई थी पिछले साल, वो भी तो ऑटोमेटिकली हर साल पहुंचती रहेगी, ठीक है। तो प्रॉफिट के साथ तो प्रॉफिट की तो वही टेंशन, प्रॉफिट को तो वही टेंशन चल रही है क्या जी? डेप्रीसिएशन देखे ना जी, डेप्रीसिएशन इन्होंने देखे ना जी कितनी कर लिया जी, 100 कर लिया जी, 50 रुपए से ज़्यादा, आम हालात की निस्बत ज़्यादा। तो वही वाली लड़ाई अभी भी चल रही है, हालांकि यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। और फिर उसी तरह से अपनी अपनी सवारियों में बैठ ये लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जाएंगे, प्रॉफिट भी जाएगा और OCI में तो कुछ है नहीं, ठीक है जी, तो सही है। अब इससे ज़्यादा कंजूसी मैं कर नहीं सकता बोर्ड पे। ये एंड पे जो बैठे हैं बच्चे यार, इनको नज़र आ रहा है ये गुजारा हो रहा है, इधर इनको मसला होता है जी। साथ वाले को जगा भी दो फिर, इतना आसान काम है कि बोर होके सो गए हैं बच्चे। लेकिन अब भाई अपनी इस गड्डी तो गेर ही इको की करिए, स्पीड नहीं बच सकती, ठीक है, यही है स्पीड बस। अच्छा जी, अब SOCIE में जाते हैं। ये सारा कुछ मैंने कर लिया, बस सवाल में 1 मिनट ही लगना है। शेयर कैपिटल, क्योंकि फॉर्मेट तो ये रहना ना, रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन। मैं बस एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ जो कि पता नहीं 2-3 दिन शायद ना आए, तो मैंने कहा एडवांस ही समझा देता हूँ, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? 1 जनवरी 17 का ओपनिंग, मैं दो तो मैं बता देता हूँ, तीसरा आप बता दें। तीसरा तब निकलेगा ना, 0। हाँ 0। इधर आओ ना जरा, सारे जरा आओ ना इधर, मैं तुम लोगों को सेट करूं। ये क्लोजिंग निकाल के तो देखो, क्या पिछले साल के एंड पर, यही तो असल समझाना चाह रहा था। ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये क्या 0 है? 450 सारे का सारा खत्म हो गया क्या? अभी भी इसमें से क्या पड़ा हुआ है? 400 बाकी है, तो ये 400 ओपनिंग बना। ये समझाना चाह रहा हूं कि जब तक सरप्लस का बैलेंस पड़ा रहेगा हर साल ट्रांसफर की एंट्री हमें करनी पड़ेगी, ये बात समझाना चाह रहा था। सवाल में असल में है नहीं ना, अगले सवाल में, पता नहीं कल भी नहीं आए, जरा बात हैवी थी ना, तो जरा पहले जरा मैंने कर दी, चलो ठीक है, इस सवाल को बदल के इस सवाल में आसानी से हो गई ना, 2 साल वाला सवाल था। अब उसके बाद क्या होगा? अपनी अपनी गड्डी में बैठकर ये आएंगे मौजूद मेहमान ने ग्रामी, सितारा आएगा और इधर चांद आएगा, दोनों ही। ये प्रॉफिट निकला इधर, असल में ना बस ये इस चीज से खुश हो रहे हैं, इस चीज से खुश होते हैं, इससे, ठीक है ये, अब ठीक है। और ये भाईजान इधर इसने रास्ता दिया एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस को रास्ता लाजमी देना होता है। ओ किधर, इधर आओ अस्पताल से होकर आ रहा है, अच्छा जी चले जी। तो ये जनाब आपका मामला है, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा था कि देखो अब ये एंड आया और फिर वही मसला तो चल रहा है, अभी भी डेप्शन इंक्रीमेंटल है, आम हालात की निस्बत 50 डेप्शन ज़्यादा है तो फिर वो शिकायत भी फिर लगनी है तो फिर ट्रांसफ़र भी है।
ठीक है, तो 50 रुपए, अब कोई नया सरप्लस नहीं आया। यू सी यू देखा आपने, सी यू, अच्छा 50 थे 50, इधर नहीं, इसीलिए ना आए सरप्लस, अगले 9 साल तक नया सरप्लस ना आए, कोई मूवमेंट ना आए, कोई रिवैल्यूएशन ना हो, हर साल ट्रांसफर की एंट्री होती जाएगी, क्योंकि सरप्लस का बैलेंस मौजूद है। यहां तक के एसिड भी मुक जाएगा और ये भी मुक जाएगा। ओके, मुक जाएगी, यू नो द मीनिंग ऑफ मुक, खत्म हो जाएगा। ओके, फिनिश हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। नहीं जी, ये तो है मेरा वो सवाल जो मेरा सवाल नहीं है, लेकिन आप इसकी ना पिक्चर ले लीजिएगा। एक मिनट ज़रा मुझे क्लोजिंग करने दें ज़रा इसकी, फिर मैंने इसको ना चेंज करके अपना सवाल भी करना है ना। आज 31 दिसंबर 2017, अभी भी 350 पड़ा है, तो 350 पड़ा है, तो अगले साल फिर यही काम चलता जाएगा। अच्छा बेटा जी, इसकी पिक्चर ले लीजिए ये पूरे की, क्योंकि ये सवाल नहीं है और पिक्चर की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, अगर कोई ना लेना चाहे तो। बस एक कॉन्सेप्ट था जो समझा दिया आपको, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये यूज़ भी इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। ठीक है, हो सुभान अल्लाह, नए मार्कर आ गए माशाल्लाह। जी बेटा, खेड़ी बेटा, असल में यकम जनवरी 16 पर अगर आप देखें तो अक्यूमुलेटेड रिडम्पशन अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? कोई नहीं पड़ा हुआ। चलिए मैं सवाल पूरा कर लूँ फिर आपको पहली एंट्री समझाता हूँ। ठीक है, लेजर बनाने हैं ना मैंने, तो उसमें बना के फिर समझा देता हूँ। जी, रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं बेटा, ये क्लोजिंग में आएगा ना, लेकिन कितना है, ओपनिंग कितना है, प्रॉफिट कितना है, बता दो मुझे, तो मैं ये 50 ऐड करके क्लोजिंग में, इसमें तो ये पड़ा है, नजर नहीं आ रहा, ये 50 इसमें ऐड हुआ पड़ा है, देखो देखो। असल में ये दोनों इन्हें पता बेटा, इस साल में सरप्लस नहीं आया तो ही तो ट्रांसफर शो किया है, किया है, आएगा तो देख लेंगे। असल में हाँ, अगर आएगा तो फिर क्या मतलब, हमने दोबारा रीवैल्यूएशन की होगी, वो तो की ही नहीं ना। रीवैल्यूएशन करोगे तो सरप्लस आएगा ना, रीवैल्यूएशन की नहीं। भाई एक मिनट, आपस में क्यों बोलने लग जाते हो आप लोग, किसी एक का सवाल हो तो आपस में ना बोला करें। अच्छा भाई देखो, ये आपने रीवैल्यूएशन किया इस साल, अगले साल रीवैल्यूएशन किया है या नहीं किया, पहले ये सवाल का जवाब दो। नहीं की तो फिर सरप्लस कहां से आ जाएगा, आ गए, कहां शो किया आप बताओ, मैं यही बता रहा हूं, पूछो पूछो। सरप्लस को इधर शो किया है, ट्रांसफर को विद इन इक्विटी शो किया है, यही तो खप रहा हूं कल से। इसके साथ ओसीआई लिखना है, इसके साथ ओसीआई नहीं लिखना है, इसके साथ ओसीआई ना लिखना गलत, इसके साथ ओसीआई लिखना गलत। ये ओसीआई में शो हुआ, ये चेंज इन इक्विटी में शो हुआ। अगले साल सरप्लस होगा तो आएगा असल में ना। अच्छा मसलन अगले साल रिवेल करें दोबारा सरप्लस आ जाता फॉर इंस्टेंस, तो फिर यहां पर मजीद सरप्लस आता, वो इस साल का लेट्स से 100 रुपया 150 रुपया सरप्लस आ जाता फिर दोबारा, तो वो 150 यहां से निकल कर इधर जाके ऐड हो, 400 में 150 ऐड हो जाता और फिर ट्रांसफर होता। ठीक है ना, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ज़बानी क्योंकि मेरे साल में ना लॉस आ रहा है, टेंशन ना लो, वो भी सिखाना था ना। ठीक है, यहाँ तक को मसला है तो फिर पूछो, और कोई सवाल पूछो पूछो पूछो। नहीं हमने तो नहीं की रिवैल्यूएशन बेटा जी। हाँ तो उधर एसिड भी जीरो हो जाएगा बेटा जी, 9 साल में एसिड भी तो खत्म हो जाना है, हशर के साथ नशर कर रहे हैं, अगले 9 साल में इसने भी तो जीरो हो जाना है, तो एसिड भी खत्म हो गया, सरप्लस भी खत्म हो गया, कहानी खत्म। और जी और पहली एंट्री के अलावा पूछना, वो लेजर से समझाऊंगा। हाँ ओसीआई में सिर्फ सरप्लस का चेंज लिखना होता है, मतलब ओसीआई के अंदर सिर्फ तब फिगर आएगी जब आपकी रीवैल्यूएशन के दिन में, रीवैल्यूएशन जिस दिन हो रही है उस दिन इस कॉलम में प्लस हो, चाहे आज देखेंगे माइनस हो।
वो दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और चल लूँ आगे जी। लॉ नहीं पढ़ा रहा मैं, ये लॉ के सर से पूछना, ठीक है जी। शेयर कैपिटल नहीं होता। अच्छा जी सुने, चलें आगे। अकाउंटिंग का सवाल है कोई? अकाउंटिंग ने मुक के लॉ दे शुरू करते ने इन्होंने। अच्छा जी देखें, अब ये सवाल ऐसा नहीं था असल में, तो इसलिए मुझे कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, बस ज्यादा नहीं। यहां तक तो सब ऐसे ही रहना है ना, ओपनिंग तो यही था, ठीक है जी जी कोई बात नहीं बेटा। डेप्रिसिएशन की एंट्री हर साल होनी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये एंट्री करेंगे या नहीं, ये नई चीज सिखानी है। हाँ भाई तैयार है, सवाल की तरफ आए वापस। बेटा पे शुरू तो करन दो मैनू, हाँ शुरू तो कर लें दो मैनू सवाल, हाले तो मैं सवाल शुरू ही नहीं किया, ये तो मैंने वैसे शरारत की थी। ना लाया करो, है बहुत शरारती है, आपसे तो कम ही हूं ना। ले जी, यहां तक कोई मसला? कोई मसला? अब आए सवाल की तरफ। एक मिनट, ये 31 दिसंबर 16 का मतलब की होता है? यकम जनवरी 1720 का मतलब होता है। तो इस दिन क्या हुआ? अरे उल्टा फिर रीवैल्यू हो गया। तो भाई ऐसे दोबारा रीवैल्यू होकर अब की बार 360 पे आ गया। तो भाई और बाजी सब देखें, इधर सब देखें लाइन। वर्किंग के लिए क्या रूल बनाया हुआ हमने? अच्छा भाई पूरी बात बोला करो। रीवैल्यूएशन के दिन एक लाइन छोड़कर, पूरी बात बोला करो। तो रीवैल्यूएशन के दिन एक लाइन खाली छोड़ दी हमने और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली 360। अब जी ओए होए गम आ गए कितने? 440 वोल्ट का गम लगा। अब पहले तो ये लिख लें रीवैल्यूएशन पर, हाँ सरप्लस, लॉस आ गया है सरप्लस। अब ये लॉस आया है जो, इसने पहले देखना है कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा। जो गम आए हैं, गम आए ना, गम तो ज्यादा खुशियां हो, थोड़े से गम महसूस नहीं होंगे ना, हैं जी। और गम इतने ज्यादा आ जाएं कि सारी खुशियों को खा जाएं तो गम बच जाएंगे। तो यही मामला यहाँ पे है सरप्लस लॉस का। सरप्लस आएगा तो पहले देखा कोई लॉस तो नहीं पड़ा। हमारे पिछले साल में पहली दफा एसेट रीवैल्यू होता तो कोई लॉस नहीं था, सरप्लस था, सीधा ही चला गया ओसीआई। दूसरे साल में लॉस आ गया, तो अब मसला ये है लॉस ने कहां जाना होता है वैसे बाय द वे? पीएनएल में। देखो जरा, अगर फ्यूचर का लॉस भी कहां जाता है, ये मैंने कॉलम रखा हुआ है पीएनएल के लिए असल में। तो फ्यूचर का लॉस भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था, कहां ले जाओ बोलो? तो ये पीएनएल में जाना है ना, असूली तौर पे तो ये पीएनएल में जाना है। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है, वो समझ लो, फिर मैं एंट्री भी सिखाता हूं, ट्रीटमेंट भी सिखाता हूं। ये करना नहीं, ये गलत है, ये ना लिख लेना। अब देखो मिसाल के तौर पे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सेट होता है जिसके अंदर एक 5 चीजें होती हैं। एक पीएनएल भी होता है, ठीक है, और एक बैलेंस शीट भी होती है, ठीक है। इस पीएनएल के अंदर 2017 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है। इस पीएनएल के अंदर आपको रीवैल्यूएशन पर एक लॉस नजर आ रहा है 440, और इस चेंज फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इक्विटी के अंदर आपको इसी एसेट से रिलेटेड एक रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा है। ये मुनासिब है? एक ही एसेट के बारे में आप कह रहे हैं फ्यूचर में गेन देगा, फ्यूचर में लॉस देगा, हद होगी यार। अब बात समझ आई? इसलिए क्या करना चाहिए, हमें इन दोनों को नेट कर देना चाहिए। नेट में जो बच जाए, क्या बचा है इधर, ठीक है। लेकिन ऐसे थोड़ी करेंगे, इसका तो वारदात का तरीका है, बस समझाया मैंने आपको, ठीक है। तो अगर कभी लॉस आएगा, गम आएंगे, तो वो देखेंगे वो खुशियां तो नहीं पड़ी हुई हमारी जिंदगी में, पहले उसको खा जाएंगी, ठीक है। तो लॉस आया तो उसने देखा, हाँ भाई सरप्लस किधर, चलो खा गया। अच्छा जरूरी नहीं है कि इतना लॉस आए कि सारे सरप्लस को खा जाए, बट फिलहाल सिचुएशन में ऐसा हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे 300 का लॉस आता, कोशिश करता खाने की पर खा
ना सकता तो लॉस ना बचता बल्कि सरप्लस ही बच जाता। तो ये कॉमन सेंस यूज करके आप आगे चला सकते हैं। यानी मैं आज छोड़ दूं रीवैल्यूएशन ना, तो कॉमन सेंस यूज करके आप बाकी सारी रीवैल्यूएशन कर सकते हैं जितने भी सिनेरियोज हैं। पर कॉमन सेंस ही तो मोस्ट अनकॉमन चीज है, आप लोग यूज करते ही नहीं है उसको। ठीक है, तो यहां से 400 निकल गया और जिफर बच गया, और इतने गम थे कि खुशियां सारी खाकर भी बच गए, तो फिर उनको कहां ले जाएंगे? प्रॉफिट और लॉस। सर ये 400 वाला पॉइंट जो आपने माइनस किया, मैं ये कह रहा हूं कि लॉस कितना आया है? 440 का। इसने पहले देखना है कुछ सरप्लस तो नहीं पड़ा। अगर पड़ा तो पहले उसको खत्म करेगा। पड़ा है? कितना पड़ा है? वो खत्म कर दिया। फिर भी लॉस बच गया, कहां ले जाओगे? लॉसेस कहां जाते हैं? फ्यूचर के भी हो चाहे तो पीएनएल में। हो गया रिपीट? बस मैं कीता कुछ नहीं, बात दोबारा बोलिए ये। अच्छा जी, चलें आगे? नहीं आगे नहीं चलें, एंट्री कराएं। हाँ भाई, रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में तो एक लाइन छोड़ के आप रीवैल्यू अमाउंट लिखते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। जर्नल एंट्रीज में क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज में क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज में एलिमिनेशन की एंट्री, यानी कि 2 एंट्रीज होती हैं। पहले अक्यूमुलेशन जो जितनी उस दिन पड़ी होगी उसको ट्रांसफर करेंगे एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट किस पे नजर आए? बुक वैल्यू पे। फिर सरप्लस से लॉस की रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब कितना बैलेंस अक्यूमुलेट हुआ पड़ा है? अच्छा, फॉरेन एंट्रीज की तरफ गए, इससे बेहतर है वर्किंग की तरफ जाओ। चलो खैर, पहला दिन है तो कर लो, शुरू हो जाओ शुरू से। ये क्रेडिट हुआ था, डेबिट खत्म हो गया था, क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट नहीं हुआ, तो 100 रुपया पड़ा है, 150 नहीं पड़ा, क्योंकि 50 पहला पिछली रीवैल्यूएशन में क्या हो गया था? एलिमिनेट। अब रह क्या गया? 100। लेकिन इससे बेहतर क्या है? देखो, एंट्रीज करके एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो या नोट बना रहे हो जरूरी तो नहीं है, लेकिन वर्किंग तो लाजमी चीज है, इसलिए वर्किंग से ही ये सीखना लाजमी है। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप खड़े होंगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन के दिन आकर, इस दिन रीवैल्यूएशन करनी है ना, इस दिन खड़े होकर क्या पूछोगे एसेट से? ऐसे नहीं पूछना, यूं पूछना, एसेट हो एसेट। तुम यकम जनवरी 16 या उससे 17 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुए हो? मैंने कहा जी यकम जनवरी 17 पे तो हुआ हूं, उससे पहले भी हुआ था। ठीक है, अगर इस डेट से पहले 31 नवंबर 16 से पहले ये किसी दिन रीवैल्यू हुआ था, तो इसका मतलब फिर उस दिन तक की डेप्शन क्या हो गई होगी? एलिमिनेट। तो फिर एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्या पड़ा होगा? लास्ट रीवैल्यूएशन की डेट से इस दिन तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कितनी है? 100। यहां से भी नजर आ रहा था। ऊपर वाला 50 क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके बाद एक रीवैल्यूएशन हुई थी, तो वो एलिमिनेट हो गया होगा। समझ आ रही है? हाँ, अच्छा। फिर जी की एंट्री हुई जी यकम जनवरी 17 ਨੂੰ। तुमने पकड़ लिया वरना फट जाता जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट कितने से? 100 से। ठीक है जी। उसके बाद ये 100 लिखने की कोशिश की थी मैंने, नाकाम हो गई थी। अब उसके बाद ऐसे क्या करना है? रीवैल्यू। वर्किंग आपको एंट्री खुद करवाएगी। जरा सोचो, ये कौन सा कॉलम है? बिल्डिंग यानी एसेट। इसकी नेचर क्या होती है? डेबिट। तो इसमें चीज कम हो रही हो तो क्या है? क्रेडिट। इसका मतलब बिल्डिंग तो हो जाएगी यकम जनवरी 17, बिल्डिंग हो जाएगी क्रेडिट। किन्ने नाल? 440। एक मिनट। क्रेडिट डन। अगला कॉलम कौन सा है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। माइनस हो रहा है मतलब डेबिट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो गया? लेकिन ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का डेबिट होना किस दिन हुआ है? रीवैल्यूएशन के दिन हुआ है ना। ये इस दिन रीवैल्यूएशन की वजह से चेंज आया है ना, तो ये कहां नजर आएगा? ओसीआई में। अब समझ आ रही है बात की? थोड़ा सब्र नहीं ना करते आप लोग, कहते हो पहला दिन शापर में डाल के सारी एफआईआर दे दें। जी 400 शापर में डाल के। तो आप लोग आए ना कॉलेज में, उन्होंने कहा ये लो एफआईआर, शापर एक एफआईआर, टैक्स का शॉपर है, एफआईआर का शॉपर है ना। क्या करते हैं? अच्छा जी, तीसरा क्या है जी? पीएनएल। पीएनएल की क्या नेचर होती है? एक मिनट विच नहीं बोलना। पीएनएल की क्या नेचर होती है? पीएनएल की क्या नेचर होती है? क्रेडिट।
शर्म करो। पीएनएल की कोई नेचर नहीं होती। पीएनएल के अंदर क्रेडिट नेचर की चीजें भी जाती हैं, डेबिट नेचर की, उसकी अपनी कोई नेचर नहीं होती। अगर क्रेडिट्स बढ़ जाएं डेबिट से तो प्रॉफिट, क्रेडिट नेचर का, और अगर डेबिट्स बढ़ जाए तो लॉस। इसलिए यहां पर प्लस होगा तो क्रेडिट करेंगे, माइनस होगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो देखो लॉस आ रहा है, लॉस बढ़े तो पीएनएल क्या होता है, डेबिट। तो ये जनाब हमने यहां पर लिखा रीवैल्यूएशन लॉस, और ये कहां चला जाएगा, पीएनएल में। कितना, 40। अब पूछो सवाल, इसीलिए कह रहा हूं विच ना बोल, हाथ देना बोलिया करो जी। मेरा दिल कर रहा था, ठहरो अभी मैं प्रेजेंट करता हूं, फिर सवाल लेता हूं। ठीक है, जहां तक को मसला, इसको प्रेजेंट करने लगा हूं। अब अक्यूमुलेशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट वो बैलेंस शीट का आइटम है, यहां पे नहीं आना, मेरे इस वक्त लड़ाई चल रही है इधर उधर समझाने की। ठीक है, हो गया, डन, सही है। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में डेबिट, इधर देखना जरा, रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज, लेकिन ये चेंज आज की बार, ठीक है, फॉर द ईयर चेंज है कि नहीं है, वही बात ना, हाथ ते बोल दो, सबर नहीं कर दे हैं, चेंज है कि नहीं है। तो चेंज फॉर द ईयर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो प्रेजेंट करना है कि नहीं करना, फॉर द ईयर वाली स्टेटमेंट में करना है, कर दिया। ठीक है, अच्छा, रीवैल्यूएशन लॉस कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन लॉस चला जाएगा 40 का पीएनएल को। मसला एंट्री हो गई, अब सही है। कोई क्वेश्चन पूछें अब, यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर क्या करें, टाइम जाया ना करें, डेप्रिसिएशन करें। बोले डेप्रिसिएशन के लिए क्या रूले है, क्या रूले है, रीवैल्यूड अमाउंट और रिमेनिंग लाइफ। रीवैल्यूड अमाउंट लेटेस्ट वाली यकम, हाँ यकम जनवरी 17 वाली रीवैल्यूड अमाउंट लेनी है, और यकम जनवरी 17 पे ही खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। जब जब रीवैल्यूएशन हो तब। ठीक है, तो यकम जनवरी 15 से यकम जनवरी 17 तक कितने साल गुजर गए, 2। टोटल ओरिजिनल लाइफ कितनी थी, 10, 2 गए तो बाकी 8, 45। हाँ जी बोले 315। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन की एंट्री कर ली, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 45, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट भी 45। मसला, अब एक उलट बात हो गई, गौर फरमाएं तो एक उलट बात हो गई। वो उलट बात क्या है, अब के बार ना रीवैल्यूएशन की वजह से एसेट बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। एम आई राइट, एसेट कम हुआ है तो उस वजह से डेप्रिसिएशन आम हालात की निस्बत क्या हो गई है। अच्छा, हमेशा कंपैरिजन यहां से चल रहा होता है हमारा, अगर कभी रीवैल्यूएशन मॉडल यूज ना हुआ होता तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट पड़ा होता है, तो वही वाली डेप्रिसिएशन आ रही होती है ना स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन 5 रुपए से क्या हो गई, कम। कहां है डेप्रिसिएशन, यहां है, ये एंट्री पड़ गई जी, तो बोलो। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन की कमी ने प्रॉफिट को बढ़ाया, अब प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, अब ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट कहां आ गया, रिटेन अर्निंग्स में। अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा नोट ना करिएगा प्लीज, 1 मिनट के लिए प्लीज सब छोड़ दें, पेन साइड पे रख दें, कोई पेन हाथ में ना ले, कोई कानून को हाथ में ना ले जी। अच्छा जी, सुने, डेप्रिसिएशन आम हालात की निस्बत क्या हुई है, डाउनवर्ड डिविएशन की वजह से कम। डेप्रिसिएशन कम हुई है तो प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी बढ़ी। अब मैं कहता हूं यार इसका असर भी निकालो, जैसे उसका निकाला था, 1 मिनट के लिए निकालना पड़े तो रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या करना पड़ेगा हमें, कम। बोलो डेबिट, तो मैंने यहां पे आकर लिखा रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, कितने से, 5 से। अच्छा, ये वैसे डायरेक्ट भी निकल सकता है बाय द वे, इसको 40/8 करें तो वही 5 आता है, लेकिन फिलहाल छोड़ें जरा, क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग से इसको निकाल दिया। अब ये किसकी वजह से ऐसा हुआ है, नहीं बेटा सरप्लस तो रिवर्स हुआ था, ये इस लॉस की वजह से हुआ है। दरअसल वो तो कुछ रिवर्स करता रहा। तो मुझे बताओ, एक्सपेंस जो कम हुआ
वो भी इनसाइड पीएनएल पड़ा है, और इसको कम किया जिसने, यानी जो उसकी वजह थी, वो भी इनसाइड पीएनएल है, तो फिर दूसरा असर क्या कर लो, रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा दो। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये एंट्री पॉसिबल है, ये हो सकती है, इसलिए किताबों में ये एंट्री हुआ ही नहीं करती। ये कहीं पे आपको डिस्कशन नहीं मिलेगी, सादा सी बात है, ये एंट्री कहीं नजर ही नहीं आएगी आपको। उसकी वजह मैंने आपको बताई, जरा दोबारा सुनिएगा। यहां से चलते हैं। रीवैल्यूएशन हुई अपवर्ड, रीवैल्यूएशन हुई अपवर्ड, तो डेप्रिसिएशन बढ़ गई, डेप्रिसिएशन की बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हुआ और चला गया ये कम प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स। ये डेप्रिसिएशन बढ़ी क्यों है? क्योंकि सरप्लस आया था। सरप्लस कहां होता है? आउटसाइड पीएनएल। तो गेन सरप्लस वजह आउटसाइड पीएनएल थी, उसका असर इनसाइड पीएनएल। ये तीसरी लॉजिक दे रहा हूं मैं आज इस एंट्री की। बाय द वे चलें, गेन सरप्लस आउटसाइड पीएनएल है, इसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन का असर है वो इनसाइड पीएनएल है, तो इसी वजह से यहां पर आके हमने इस असर को निकाला कि वजह आउटसाइड पीएनएल थी लेकिन उसका असर इनसाइड पीएनएल पड़ गया, तो फिर पीएनएल रोता रोता गया और हमने उसका असर निकाल दिया। लेकिन अगर यहां पर गौर करें तो शॉर्ट डेप्रिसिएशन की वजह क्या है? रीवैल्यूएशन लॉस। तो वो लॉस खुद भी कहां है? इनसाइड पीएनएल, और उसकी वजह से डेप्रिसिएशन जो शॉर्ट हुई है वो भी कहां है? इनसाइड पीएनएल। तो इधर यही 40 का ही असर है, ये 5 रुपए का असर, यही 40 का ही असर है ना, ये असर नजर नहीं आ रहा सामने। तो पांडे ना सिटो, एक मिनट इधर देखो ध्यान जी, इधर देखो देखो देखो। तो ये जो डेप्रिसिएशन की कमी की वजह से प्रॉफिट बढ़ा है वो भी इधर ही है, वजह भी इधर ही है और असर भी इधर ही है। तो अगर एंट्री कोई करना चाहे तो प्रॉफिट को उसने बढ़ाना है, प्रॉफिट को कम करना यहीं पे होता है। तो रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ा लो, रिटेन्ड अर्निंग को कम कर लो। रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। तो ये क्या एंट्री हुई? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये एंट्री नहीं करते। ये डिस्कशन भी आपको कहीं नहीं मिलती किताबों के अंदर, जस्ट ये एंट्री हुआ ही नहीं करती। तो ये एंट्री मैं तो कहता हूं इसको लिखना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही आप लोगों के ज़हनों के अंदर जाए। नो डस्टर पानी पीने लगो डस्टर नाल, वो देखो वो बेचारा अभी इतनी देर से है कि वो स्लीप ही कर गया। अच्छा देखो जी, कहाँ था मैं? हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये एंट्री, बस इतना याद रखें कि अगर कभी लॉस आएगा, अगर कभी, यानी सरप्लस का बैलेंस नहीं है बल्कि उस वर्किंग में लॉस का बैलेंस नजर आ रहा है ना आपको, तो फिर डेप्रिसिएशन की सिर्फ अकेली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री नहीं होगी। उसकी वजह मैंने आपको समझाई है, लेकिन इस वजह को बच्चा जमूरा भूल जा, जरूरत ही कोई नहीं है। पर्चा पास करने के लिए इस लॉजिक की कोई जरूरत नहीं है, किसी किताब में भी आपको नजर नहीं आएगी, जरूरत ही कोई नहीं। आईक्यू के सॉल्यूशन में भी नजर नहीं आएगी। बस सरप्लस होगा तो डेप्रिसिएशन के साथ इंक्रीमेंटल की भी डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, लॉस होगा जिस साल में तो सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होगी। इससे पर्चा पास हो जाता है। लेकिन मैंने आपको लॉजिक भी दे दी। यहां तक कोई मसला? बोलो, उल्टा काम आसान हो गया। लेकिन एक छोटा सा मसला है, तो छोटा मसला ये करते हैं अभी, ठीक है, एक मिनट। छोटा मसला ये है कि ये हशर के साथ जो नशर वाली आदत है इसको नहीं छोड़ना। ये जो 5 रुपए आए हैं, इस 5 रुपए को इस 40 में से कम करना है, ठीक है। एंट्री नहीं करनी, वजह बता दी, लेकिन कम करना है। कम क्यों करना है ये वजह शायद कल बताऊं, ठीक है, शायद आज बता दूं, अगले सवाल शुरू कर दिया तो, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहां पर इसको 40 में से क्या कम करना है? 5 कम करना है। तो कैसे कम करें? माइनस करूंगा तो 45 हो जाएगा, इसलिए यहां पर ये नजर आया करेगा +5। लेकिन इधर देखो, ये +5 वर्किंग में लिखना जरूरी है। उसकी वजह तब समझा सकता हूं जब 3 रीवैल्यूएशन वाला सवाल आएगा। हाँ 35 जी। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, इसकी वजह तब समझा सकता हूं जब तीसरी रीवैल्यूएशन भी सवाल में आ जाए, प्रूफ कर सकता हूं ना। तो फिलहाल प्रूफ मैं नहीं कर सकता 2 रीवैल्यूएशन वाले सवाल। फिलहाल बस मेरे पे एतमाद कर लें कि अगर ये +5 इधर हम लिखेंगे नहीं तो वर्किंग में गड़बड़ होगी, अगला गेन या लॉस गलत हो जाएगा, अगला इनफैक्ट गेन कह लें वो गलत हो जाएगा। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए मुझे तीसरी रीवैल्यूएशन वाले सवाल की जरूरत है, ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं है। इसकी एंट्री नहीं करनी, लेकिन वर्किंग में लिखना जरूरी है। वर्किंग में लिखना क्यों जरूरी है ये मैंने अभी प्रूव नहीं किया, कर भी दूंगा तो फायदा उसको कोई नहीं होना। इतना ही याद रखना है पर्चे कि इसकी एंट्री नहीं करनी, वर्किंग में लाजमी लिखना है।
एंट्री क्यों नहीं करनी वो मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया। अब जरा इसकी पोस्टिंग देखिएगा, एंट्रीज हो गई सारी, बोलो इधर देखना जरा, पहुंच गया, बोलो। और आज इधर से आया और खा गया। यही मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, चेन इक्विटी के अंदर ये 400 रह जाना है अगर सारा लॉस पीएनएल में रहेगा तो पहले उससे इसको खिलाओ। तो यहां पे अब क्या बचा, यहां पे कख नहीं बचा। कख समझते हैं, कख, ओके। तो जब कुछ है ही नहीं, कोई बैलेंस ही नहीं है, तो ट्रांसफर क्या होना है, नजर आ रहा है, ट्रांसफर की एंट्री नहीं है, ट्रांसफर की एंट्री नहीं है, ठीक है। ले जी, ये है रिवैल्यूएशन, लोग डराते हैं जिससे आपको। यहां पे पार्ट 1 कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है, ओनली, ओके। पार्ट 1 को यहां पे ब्रेक लगा दो।